हेलो 12th क्लास। आज हम आपकी सेकंड यूनिट पादपकारिकी का पहला भाग। पादपकारिकी आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें कुल 10 चैप्टर आएंगे, जिनमें से 5 हम पहले पढ़ेंगे, 5 बाद में। तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशंस। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर आपका प्लांट वाटर रिलेशंस है। इसमें पादपों के अंदर जल के द्वारा होने वाली सारी की सारी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसका फॉर्मूला H2O है, ये हम सबको पता है। जल पादपों के लिए और जीव जंतुओं के लिए बहुत ही जरूरी एक तत्व है। यह हमारी और पादपों की भोजन निर्माण और पाचन क्रिया का एक मुख्य अंग है। जल की आवश्यकता वनस्पति व जंतु जगत दोनों को एक जैसी होती है। तो पादपों में होने वाली जल के द्वारा जितनी भी क्रियाएं हैं, उनमें सबसे पहले हम देखते हैं विसरण। विसरण एक ऐसी घटना है जो हर एक पदार्थ में होती है। इसके द्वारा पदार्थ अपने अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। अणुओं की सांद्रता से मतलब किसी भी पदार्थ के अणुओं का किसी एक स्थान पर उपस्थित होना उसकी सांद्रता कहलाता है। जितने अणु एक स्थान पर उपस्थित हैं, वह उस स्थान पर उस पदार्थ की सांद्रता कहलाती है। तो पदार्थ के अणु यदि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो उसे हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे यदि जल को हम चीनी के साथ रखें, तो चीनी धीरे धीरे जल में घुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि चीनी के अणु अपनी अधिक सांद्रता यानी कि चीनी के क्रिस्टलों से अपनी कम सांद्रता यानी कि जल की ओर गमन करने लगती है। वैसे ही यदि हम एक कमरे में अगरबत्ती जलाएं, तो उसकी सुगंध धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, क्योंकि अगरबत्ती की सुगंध के जो अणु हैं, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस क्रिया को विसरण कहा जाता है। और विसरण की क्रिया केवल अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर रहती है। इस पर किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन होता है। तो पादपों में विसरण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि विसरण को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं। यदि तापमान अधिक हो तो विसरण की दर अधिक होती है। यदि तापमान कम हो तो विसरण की दर सामान्य रहती है या कम रहती है। तो विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। और विसरित होने वाला पदार्थ और उसका घनत्व विसरण की दर को प्रभावित करता है। विसरित होने वाले पदार्थ से मतलब रहता है कि वह पदार्थ जिसके अणु अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। यदि एक स्थान पर अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर काफ़ी ज़्यादा गमन कर जाते हैं कि एक जैसे अनुपात में वो चारों ओर फैल जाएं, तो विसरण की दर धीरे धीरे कम होने लगती है। प्रारंभ में विसरित पदार्थों की मात्रा कम होती है, इसलिए विसरण की दर अधिक रहती है। और जब अणु धीरे धीरे आगे फैल जाते हैं और सांद्रता सामान्य होने लगती है, तो विसरण की दर कम होने लगती है। तो विसरण की दर जो है वो घनत्व के व्युत्क्रम के वर्गमूल के समान होती है, यानी कि विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के
व्युत्क्रम के अनुपात में होती है, यानी कि विसरण की दर R बराबर 1 डेंसिटी यानी कि घनत्व D। R बराबर 1/√D यानी कि घनत्व की वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ होता है कि यदि अधिक घनत्व वाली गैस है तो उसका विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में कम होता है। यदि किसी गैस का घनत्व कम होता है तो उसमें विसरण की दर अधिक होती है। यदि किसी गैस का घनत्व ज़्यादा होता है तो उसमें विसरण की दर कम होती है। विसरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है विसरण दाब की प्रवणता यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट्स। यदि किसी भी पदार्थ के अणुओं पर दाब लगाया जाए तो अणु अपने अधिक विसरण दाब क्षेत्र से कम विसरण दाब क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, यानी कि दाब लगाने पर विसरण की दर अधिक हो जाती है। यदि किसी पदार्थ के अणुओं पर दाब लगाया जाएगा तो वह अपने अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। इसी प्रकार पौधों में विसरण का महत्व क्या होता है? पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल की ऑक्सीजन और पादपों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। पादप श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसलिए इन दोनों गैसों का आदान प्रदान पौधों में विसरण के द्वारा होता है। पौधों में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण के द्वारा ही नियंत्रित होती है और पादपों के अंदर जड़ के द्वारा खनिज लवणों का निश्चित अवशोषण यानी कि बिना कोशिका झिल्ली के होने वाला अवशोषण विसरण की क्रिया के द्वारा ही नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार पादपों में होने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं में पादपों का खनिज पोषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन तीनों ही क्रियाएं विसरण के द्वारा नियंत्रित रहती हैं। तो पादपों के लिए विसरण का बहुत अधिक महत्व होता है। अब आगे का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म को ध्यान में रखना होगा, जिसे हम पारगम्यता कहते हैं, परमिएबिलिटी। किसी भी कोशिका झिल्ली में से पदार्थों के गुजर सकने का कोशिका झिल्ली का जो गुण होता है उसे पारगम्यता कहते हैं। किसी भी पदार्थ का कोशिका झिल्ली में से होकर के गुजरना कोशिका झिल्ली का पारगम्यता का गुण कहलाता है। यदि कोई कोशिका झिल्ली हर पदार्थ के लिए एक जैसे पारगम्य रहती है तो उसे पारगम्य कोशिका झिल्ली कहते हैं। यदि किसी कोशिका झिल्ली में से होकर कोई भी पदार्थ नहीं गुजर सकता तो उसे अपारगम्य कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यदि किसी कोशिका झिल्ली में से कुछ पदार्थ गुजर सकते हैं और कुछ नहीं, यानी कि यदि विलायक के पदार्थ गुजर सकते हैं, विलायक के नहीं, या फिर विलायक के पदार्थ गुजर सकते हैं और विलेय के पदार्थों के लिए कोशिका झिल्ली पारगम्य नहीं होती, तो इस प्रकार के पारगम्यता के गुण को अर्ध पारगम्यता कहते हैं और ऐसी कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक अर्ध पारगम्य कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कुछ चुने हुए पदार्थों के लिए ही पारगम्य होती है। तो ये 3 कोशिका झिल्ली के प्रकार हैं जो कि हमें आगे का चैप्टर समझने में मदद करेंगे। परासरण के बाद पादपों में बहुत सारी घटनाएं संपन्न होती हैं, इसलिए परासरण पादपों का बहुत ही विशिष्ट गुण होता है। परासरण विसरण का ही एक रूप है, लेकिन इसमें एक
झिल्ली का होना बहुत आवश्यक है। तो परासरण की परिभाषा यदि हम देखें तो पदार्थ के अणु जो हैं वो गमन तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही करेंगे, लेकिन उनके बीच में एक अवरोध के रूप में अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली आ जाती है, जो कि उनमें से पारगम्य हो सकने वाले पदार्थों को ही आगे जाने देती है, और जिन पदार्थों का कोशिका के अंदर उपयोग नहीं है वह उसे कोशिका में नहीं जाने देगी। तो परासरण की प्रक्रिया अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली में से होकर के गुजरना कहलाता है। यानी कि यदि किसी कोशिका में विलेय पदार्थों को गुजरने नहीं दिया जाए और विलायक को गुजरने दिया जाए तो उस झिल्ली को हम अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। अर्थात यदि किसी जल के अंदर चीनी घुली हुई है तो कोशिका झिल्ली में जल अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन चीनी के पदार्थ बाहर ही रह जाएंगे, चीनी के अणु कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वह कोशिका झिल्ली केवल विलायक के लिए ही पारगम्य है, विलेय पदार्थ के लिए पारगम्य नहीं है। तो यदि किसी कोशिका झिल्ली में से होकर के पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है तो वह परासरण का गुण कहलाता है। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। यदि किसी पदार्थ के अणु कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विलायक, सार्वत्रिक विलायक जिसे हम जल कहते हैं, जल के अणु यदि कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह अंतःपरासरण कहलाता है। यदि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के बाहर निकलते हैं कोशिका से तो उसे हम बहिःपरासरण कहते हैं। अंतःपरासरण का उदाहरण यदि हम देखें तो यदि हम किशमिश को जल में डालें तो वह फूल जाती है, और यदि हम उसे चीनी के घोल में रखें तो वह वापस से अपनी उसी अवस्था में आ जाती है। तो अंतःपरासरण किसी भी बीज का फूलना, जैसे हम चने को पानी में भिगोते हैं तो वह फूल जाता है, और यदि उसे नमक के घोल में रखें जो कि संतृप्त हो तो वह वापस अपनी स्टेज पर आ जाता है, जल वापस बाहर निकल जाता है। तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली में से होकर के। इसी प्रकार परासरण दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण व बहिःपरासरण। परासरण का पादपों में क्या महत्व होता है? परासरण मूल रोमों द्वारा जल के अवशोषण को प्रेरित करता है, रंध्रों की गति की क्रिया को नियंत्रित करता है, क्योंकि कोशिकाओं का फूलना व स्थिरीकरण परासरण की क्रिया द्वारा ही नियंत्रित होता है। अतः पादपों में पत्तियों के ऊपर उपस्थित रंध्र जो हैं वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही खुलते व बंद होते हैं। इसके द्वारा पादपों में शुष्कन व हिमीकरण की क्रिया को भी कम किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।